अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट ड्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। हुकूमत की तरफ से जो आइनी तरमीम का पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो एक तो सरफेस नहीं हो पाया और बहुत से तजिया निगारों ने, क्रिटिक्स ने यह कहा कि यह हुकूमत की कमज़ोरी है, उनके वज़रा की लैक ऑफ प्लानिंग है और फेलियर है। लेकिन अब आकर इसके कवर अप के लिए हुकूमत ये चाह रही है कि इसको नाकामी की तौर पर पॉस्चर ना किया जाए। इनफैक्ट राना सनाउल्लाह साहब ने यह बात की कि तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए अक्टूबर में दोबारा से हम इनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और इस पर तहरीक इंसाफ से भी हमारी बात जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई ये फील करती है कि ये तरमीम फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए जो मुशावरत चाहिए वो हम करेंगे। साथ साथ ये कि सेनेटर अली ज़फ़र साहब हों या तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा हों, वो ये फील करते हैं कि दरअसल आइनी तरमीम लाने की जो कोशिश थी वो हुकूमती रैंक्स के अलावा भी प्रेशराइज़ करने की कोशिश थी हमें। और इसके साथ साथ ये भी कहा हुकूमत ने कि मुशावरत की कमी थी और इसी के लिए हम ये चाह रहे थे कि वसी तर मफाद में तमाम एलाइज के हम इसको पहले डिस्कस करें कॉम्प्रिहेंसिवली। लेकिन सवाल ये है कि आया तहरीक इंसाफ इस सारे अमल का हिस्सा बनेगी या इससे बिल्कुल बाहर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया जा रहा है, जो खबरें अब कह रही हैं कि एक मुसव्वदा उनकी तरफ से पेश करवाया जाए और एक JUI फे की तरफ से पेश करवाया जाए, ये नई स्ट्रैटेजी किस हद तक कारगर साबित होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा गंडापुर साहब ने भी आज ये कह दिया कि दोबारा ऐसी तरमीम लाने की हिम्मत नहीं करेगी हुकूमत, और उस पर भी ये समझती है तहरीक इंसाफ कि ये बिल्कुल इसलिए हो रहा है कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ कर सकें। हुकूमत का रिफॉर्म करने का कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने का एजेंडा है। इस सारी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान साहब किस कैंप का हिस्सा बने रहते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और कितनी देर तक वो PTI की गुड बुक्स में रहते हैं और क्या वो हुकूमत के इमा पर कायल कर सकते हैं PTI को, इस सवाल का जवाब लेते हैं सीनियर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब तशरीफ़ लाने के लिए। इससे पहले कि जो कॉन्टेंट है अमेंडमेंट्स का जो पास नहीं हो सकी उसको हम डिस्कस करें, बट जस्ट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ये कहती है कि एक तो आ गई हमारे पास स्पेस बहुत कम होती है, किसी थर्ड फोर्स की तरफ से इंक्रोच हो जाती है वो, और फिर अदलिया की तरफ से भी स्पेस स्क्वीज़ हो जाती है, तो उसको रिक्लेम करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स अगर हम ला रहे थे तो राइट है हमारा। इस पर क्या टेक है आपकी? नहीं, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान एक आइन के ऊपर खड़ा है। आइन का एक बुनियादी असूल जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ये जो तमाशा है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये तकरीबन 1000 साल लगे हैं शेप होते। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। 1215 में मैग्ना, जो जदीद जमहूरियत अगर आप देखें तो 1215 में मैग्ना कार्टा आया, फिर बिल ऑफ राइट्स आया, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर ये सारा जो तमाशा है ये खड़ा हुआ। तो ये कोई एक दो दिन में तो नहीं आया। सेपरेशन का जो प्रिंसिपल है ये भी कोई एक दिन में डेवलप नहीं हुआ। इससे पहले बादशाह हुआ करते थे। बादशाह जो थे वो अंडर द वो कहते थे कि हम तो वदीयत है हमें और ये हमारा हक है, गॉड किंग, जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ द गॉड जो थे वो हुआ करते थे। तो फिर इंसान ने कहा, हॉब्स, लॉक, रोसो जैसे जो फिलोसोफर्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो इंसान है वो हर जगह आज़ाद पैदा हुआ है लेकिन उसे चेन्स में डाल दिया गया है। तो इस असूल के ऊपर तो फिर हुकूमत इस सारी चीज़ को लपेट देगी और फिर हम बादशाहत रिवाइव कर लें। सेपरेशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 2A जो है अब हमारा, या जो हमारी प्रीएम्बल है, वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी इन पाकिस्तान बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी and that will be exercised by the chosen representative. So सबसे पहली तो बात यह है कि ये तमाशा है सारा, ये देखें एक जो एक मिथ के ऊपर खड़ा है, मॉरलिटी के ऊपर खड़ा है। लोग अपने अवाम चुनेंगे, उनको क्या इख्तियार होगा, वो लोग अपने इख्तियार सारे खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अपने इख्तियार बांटेंगे, अदलिया को तकसीम करेंगे, इंतजामिया को तकसीम करेंगे, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस का असूल रहे। बट जुडिशरी की जो हिस्ट्री है वो कंसिडर्ड है, क्योंकि उसमें वो नज़रिया ज़रूरत भी एग्जिस्ट करता है, भुट्टो साहब का फैसला भी है, पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी का मसला भी रहा है। तो आपको लगता है कि उसमें कोई भी रिफॉर्म सेपरेशन ऑफ पावर को रोल बैक करने के मुतरादिफ? ये रिफॉर्म तो है ही नहीं ना, ये तो तबाही है, ये तो मतलब रोल बैक करने के मुतरादिफ। हाउ इज दैट बाय द वे? रिफॉर्म इज समथिंग एल्स, रोल बैक इज समथिंग एल्स। यहाँ पे हुकूमत रिफॉर्म या इस्लाहात नहीं कर रही है, तो रोल बैक कर रहे हैं। और देखिए इसकी जो बुनियादी बात है
एक बात तो देखिए, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपको अगले पसंद नहीं है तो आपने हाल ये निकाला कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अहदा ख़त्म कर दिया। आपको सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं है तो आपने कहा हम सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म कर देते हैं, हम एक नई अदालत बना देंगे जिसमें हमारे जज बैठ के फैसला करेंगे क्या होगा। इस तरह तो नहीं चलता ये। असल में तो देखें, पाकिस्तान की एक बुनियादी खराबी जो है वो तो एक लाइनर है, वो ये है कि मुल्क जो है उसमें मार्शल लॉ नाफज है और चलाना हम जमहूरियत का टैग के अंदर रहे हैं। ये नहीं मुमकिन। या तो आप जो है वो आप आइन ख़त्म कर दें और आप एक कोशिश कर लें अगर मार्शल लॉ के जरिए कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स 85 ममालिक में है दुनिया, एक भी फेडरेशन में नहीं है। ये जिन 85 ममालिक में वो बात करते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है, वहाँ पे लूज कन्फेडरेशन है। याद मसलन आते कि हमारे यहाँ तो इसलिए मुमकिन नहीं ना कॉमन लॉ कोर्ट्स में, जैसे जिस तरह से आप हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या बरतानिया में या अमेरिका में, यहाँ पे तो जो केसेस जाते हैं मिसाल के तौर के ऊपर, आप टैक्स को चैलेंज करेंगे, आप कहेंगे ये टैक्स जो लगाया है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो आप क्या करेंगे फिर? क्या आप उसको हाफ जुरिस्डिक्शन हाफ केस जो है वो हाई कोर्ट ये सुनेगी और हाफ केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा। सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सिर्फ चूंकि लोग अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत नहीं रखते, तो उन्होंने फैसला किया है कि फायज ईसा साहब ने हमारे लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, ज़रूरी है कि हम उनकी मर्जी की एक अदालत बना दें, तो फिर उनको आप फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दें, सारी उम्र रहेंगे। आप लीगल कम्युनिटी का भी हिस्सा रहे हैं, पार्लियामान को भी आप गहरी नज़र से देखते रहे हैं, लेकिन इसका रिएक्शन लीगल कम्युनिटी से क्या आ सकता है? डू यू थिंक मैस मूवमेंट चल जाएगी अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं बनते? आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर ये लॉयर्स मूवमेंट ना चले, नॉट विद स्टैंडिंग मंसूर अली शाह। अभी जो है वो ये इस पे शुरू हो जाए, क्योंकि देखें ना प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आपने तो मेरे रोजगार पे ही हमला कर दिया है, क्योंकि आपके 80% केसेस होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, अवाम के या जो केसेस वकील हैं। अब आपने ये तय कर दिया कि गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला तो आ ही नहीं सकता। जब गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला ही नहीं आ सकता तो मैंने वकालत क्या करनी है और इंडिपेंडेंस क्या होनी है? तो फिर तो आप देखिए ना, आप एक नॉर्थ कोरिया या उस चाइना वगैरह में के सिस्टम में चले गए, नॉर्थ कोरिया में चले गए, चाइना में तो फिर भी एक जुडिशरी की सेंटिटी है बहरहाल कुछ ना कुछ। अच्छा, और इसके साथ साथ जो मौलाना साहब की पॉलिटिक्स रही इस सारी सूरत हाल में, आज भी सलमान बिन राजा उनसे मिल के आए हैं, आरिफ अलवी साहब भी मौजूद थे, सरप्राइज किया उसने आपको? क्योंकि बड़े नाकिदीन में से रहे हैं आप भी, उनके दीगर लोग भी। मैं तो बस आपको पता है कितने अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि पीटीआई को और जेयूआई को जो है वो अलायंस में जाना चाहिए। अच्छा। और मैंने तो बहुत एडवोकेट किया है कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े की प्लेयर होंगे पाकिस्तान के, क्योंकि आप आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के खिलाफ है, राइट? आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स से क्या कहते हैं आप? देखिए बात ये नहीं, आइडियोलॉजिकल की बात नहीं है। सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल क्या है? मैं एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हूँ। जब तालिबान अरूज के ऊपर थे, पाकिस्तान में चंद लोग थे जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बोलते थे, मैं बोलता था। अब भी एक्सट्रीमिज्म के ऊपर पाकिस्तान में चंद आवाजें हैं, मैं बोलता हूँ। दिस इज आइडियोलॉजी। यही नजरियात। अगर आप ये कहें कि गवर्नमेंट बनाना आइडियोलॉजी है, वो ऑब्वियसली आइडियोलॉजी नहीं है। सही नहीं तो इस सारी सूरत हाल में राना साहब ये कह रहे हैं कि आपकी पीटीआई के कुछ लोगों से हम राब्ते में हैं, अक्टूबर में दोबारा इसको लेकर आ जाएंगे, तो आपको लगता है कि पीटीआई विल बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोसेस समहाउ? इफ पीटीआई बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस और उसको वो पास करा देती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो फिर पीटीआई की अपनी सियासत ही खत्म हो गई। पीटीआई क्या करेगी? मसलन पीटीआई की तो सारी नैरेटिव ये है ना कि ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, इसकी लेजिटिमेसी नहीं है। अगर पीटीआई ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास करवाने में किसी किस्म की ताउन करना है, मदद करनी है, तो फिर भी घर बैठ जाए। फिर तो लड़ाई कोई नहीं। अगर ये पार्लियामेंट लीगल है और पीटीआई समझती है कि ये रेजोल्यूशन, ये अमेंडमेंट पास कराने से उनकी पॉलिटिक्स को कोई हर्ज नहीं होता, तो बड़ी गलत फहमी होगी। वो एक नैरेटिव ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह खान साहब ने कहा था कि हम तो कॉल करते थे एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को बिल पास कराने के लिए, करते थे 72 साल से। लेकिन अब अगर ऐसा है, इफ गवर्नमेंट इज बैक्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट, व्हाई कुडंट दे लेट इट पास? ये हुआ क्यों नहीं? फिर हालात होते हैं ना, बेशुमार दफ़ा हमने कोशिश की लेकिन नहीं करा सके। हफीज़ शेख का आप देख लें, एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की ना हफीज़ शेख साहब को कि वो मेंबर बन जाएं सेनेट के, लेकिन वो नहीं हो सके। सो हालात होते हैं। कई दफ़ा पार्लियामेंट जो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसके पास भी ये तो नहीं ना कि सारी उसके वो है काबू में। मोहसिन नकवी साहब का फेलियर है, कोई हो सकता है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम की जीत है। अच्छा, बाकी फेलियर तो सबका ही है जो कि हुकूमत में शामिल थे। और इससे पहले आप अगर कह रहे हैं कि हालात इस तरह के नहीं होते, तो चंद रोज पहले पार्लियामान के अंदर से अरकान को अरेस्ट कर लेना, वो भी तो पहले नहीं हुआ, वो फिर किस तरह से हो गया? नहीं तो ये तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट कर लिया था
और अपना वो बंदियाल साहब लुक्ड अदर वे। ना यहाँ किसी इदारे की कोई इज्जत है, ना किसी जगह की कोई इज्जत है, ना किसी आदमी की कोई इज्जत छोड़ी है इन्होंने। गुज़श्ता 2 साल में तो आम पाकिस्तानी की सवाए इसके कि इदारों की इज्जत रोल दो, आम आदमी की इज्जत रोल दो, किसी आदमी की जो है वो कुछ कर ना पड़े, गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो, फैमिलीज को पकड़ लो, बच्चों को पकड़ लो, यही चल रहा है। और ये कहना खान साहब का कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुझे जेल में रखा जाए, ऐसा नहीं है कि ही इज़ मेकिंग एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, क्योंकि अगर वो सारे इकदाम ये कर रहे हैं तो ये हुकूमत तो अपना लेजिस्लेटिव मफाद भी देख रही होगी, 2/3 अक्सरियत के नंबर पूरे कर रही होगी। इसका उनसे डायरेक्टली क्या ताल्लुक है? कैसे लिंक मेंटेन? मेन चैलेंज तो इमरान खान ही है ना। मौजूदा सिस्टम को अगर कोई चैलेंज दरपेश है तो वो तो इमरान खान ही है ना। तो इमरान खान को जाहिर है कि अंदर रखने के लिए ख्वाहिशें हैं, ये सब कुछ होता रहा है। इमरान खान बहुत बड़ा टारगेट है इस सारे मंजरनामे का, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। लेकिन इस सारे इमरान खान को टारगेट करने के चक्करों में उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान के आइन को ही टारगेट कर लिया, पूरे पाकिस्तान को ही टारगेट कर लिया। जो एवोल्यूशन हमने 1973, पहले तो आपको पता ही है 1947 से लेके 1973 तक तो पाकिस्तान को कोई आइन ही नहीं मिल सका। 1973 में खुदा करके आप एक आइन पे मुतफिक हुए। सही। अब इस हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो आइन भी हमने एक जो इत्तफाक हुआ है वो भी खत्म कर देना है, और अब हम इस तरफ चल पड़े। खत्म कर देना या अमेंड कर देना? खत्म ही होगी ना, जब जुडिशरी खत्म हो गई, आपने आइन की बुनियाद ही हिला दी तो फिर आइन क्या रह गया? अच्छा, इसमें तो आप देखिए ना, अगर आप जो ड्राफ्ट आया है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खत्म कर दी, आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान खत्म कर दिया, हाई कोर्ट के जजेस का कह रहे हैं कि हर साल एवेल्युएट होंगे कि वो अगले साल कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ट्रांसफर भी हो सकते हैं, उसके बाद वो ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब एसएचओ में और हाई कोर्ट के जज में फिर क्या फर्क रह गया? अच्छा, आपने तो जुडिशरी जो है, कोई ऑनरेबल आदमी देखें इस हाई कोर्ट में फिर जजी नहीं कर सकता, कोई ऑनरेबल आदमी सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं कर सकता। सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट सिर्फ ये जो ट्रैश नौकरी करने वाले लोग, बाकी तो ऑनरेबल लोग तो छोड़ जाएंगे सारे। और अगर जुडिशरी पर पीटीआई का मौकिफ देखें तो जो स्पेशल सीट्स का फैसला हो या बल्ले का निशान वापस लेना हो, खासी तनकीद की और कहा कि ये तो रैंक्स में आ गए हैं गवर्नमेंट के, ये तो चाहते ही हैं कि तहरीक इंसाफ दफन हो जाए। ऑल ऑफ अ सडन सलूट पेश किया जा रहा है जुडिशरी को, ये इतना एब्रप्ट चेंज कैसे आता है? चेंज ही हो रहा है ना, हर वाक़े के साथ आपका मौका बदलता है ना, आप एक स्टैटिक तो नहीं होते। जो सही फैसला है वो सही फैसला है, जो गलत फैसला है वो गलत फैसला। जो अपने हक में है वो सही फैसला, ये मतलब जो मैं कहूँगा कि मेरे हक में है और फिर लोगों के पास जाना है वो फैसला कर लेंगे। देखिए ना, सवाल ये है, जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है ये फ्रेजाइल है, ये लिक्विड है, ये कभी इधर है कभी उधर है। अब वो अगर उसको क्रिटिसिज्म करना है तो वो भी मेरा राइट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर भी तंकीद कर रही थी तरीके से। हाँ, तनकीद बिल्कुल सही थी ना, आप आगे फंस गए। जो मुनीब अख्तर साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे। सही। वो कह रहे थे ये इंटरनल एक रूल मेकिंग का हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट का, ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती, आप इंटरनल उसको बना के कर सकते हैं, तो हमारा मौक़िफ़ सही साबित हो। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी ये कहा कि ये हुकूमत ने किसी और के कहने पे तरमीम लाने की कोशिश की है, उनके अपने वुज़रा लाइल्म थे। तारड़ साहब 11 तौर पे कह रहे थे कि ड्राफ्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की डिफीट होती है अगर ये पास होता है, या ओवरऑल प्रोसेस ही इतना टूथलेस है कि जो विफाकी वुज़रा हैं वही कह रहे हैं कि हमने मुसविदा देखा ही नहीं अब तक? पहली बात तो यह है कि आप भी मिलते हैं नून लीग के लोगों से, हमारी भी मुलाकात रह जाती है, कई जगहों में मिल जाते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि नून लीग के तो सीनियर वजीर भी जो हैं वो लोग भी समझते हैं कि ये तबाही हो गई है और उनकी सियासत ही ख़त्म हो गई है। अच्छा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में वो कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं है। ये तो जो एक अमेंडमेंट्स के जिस तरीके से आई, और मौलाना फजलुर रहमान की आई वुड से कि पूरी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी वजह से ये ड्राफ्ट लोगों के सामने आ गया। अदरवाइज तो देखें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का अवाम के साथ, और वो अगर आप खुफिया कर देंगे अवाम से तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो जाहिर है कि उसके ऊपर जो हुकूमत का, मुझे तो वैसे सच्ची बात है जाती भी बड़ा दुख है, आज़म नज़ीर तारड़ और मंसूर अवान जैसे जो लोग हैं ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पैसों का इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े जहांदीदा लोग हैं, लेकिन इस तरह से नौकरी करना और इस तरह से मतलब अपनी इज्जत को बिल्कुल ही बाहर लटका देना, कोई समझ नहीं आई इतनी क्या इंपॉर्टेंस होती है उर्दू में। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मौलाना साहब को, हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ दोस्त ममालिक से फ़ोन भी करवाए गए कि वोट मेरा नहीं ख्याल, हामिद मीर साहब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। अगर दोस्त ममालिक जिनका वो कह रहे हैं वो इतने मेहरबान होते हैं इस हुकूमत के ऊपर, तो उनको तेल तो उधार दे देते ना।
अच्छा हाँ, ऐसे नहीं, लेकिन अगर अगले अक्टूबर में जाकर मौलाना साहब कन्विंस हो जाते हैं तो फिर आपकी तोपों का निशाना दोबारा उनकी तरफ मेरा ख्याल है मौलाना ने जो करना था वो कर दिया। अब ये मामला देखें ना, अब बाकी काम जुडिशरी ने और लॉयर्स ने भी तो करना है ना। अगर वो अपने राइट्स के लिए खड़े ही नहीं होते, वहाँ पोलराइजेशन नहीं है कहाँ पे जुडिशरी में? इसके ऊपर इतनी नहीं है, ये तो इन्होंने इकट्ठा कर दिया सारी जुडिशरी को। बार एसोसिएशंस में तो डिवीजन है ना, वो तो नजर आती है। बार में भी अभी देखते हैं, अगले एक हफ्ता देखना पड़ेगा कि क्या डिवीजन रहती है या नहीं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट बार का, और आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर, देखिए सिंपल बात है ना, लॉयर्स की तो प्रैक्टिस ही खत्म हो गई। मौलाना साहब ने प्रिंसिपल स्टांस लिया या उनकी बार्गेन को कबूल नहीं किया गया जो वो चाह रहे थे कि मुझे मिल जाए? नहीं, मुझे चूंकि बैकग्राउंड का पता है, मुझे मौलाना से मेरी मुलाकात भी है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो नहीं थे कंफर्टेबल, एंड आई थिंक ही हैज उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड। कॉल्स करवाई गई उनको पाकिस्तान से भी और पूरी जगह से? जाहिर है कि उनको जो जो हो सकता था वो किया। 2 दफ़ा तो मैं ख्याल सदर साहब गए हैं, कोई 4 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब गए हैं, पूरी हुकूमत जो है वहाँ भी बैठी हुई थी। सही। तो आपके हमारे सामने एक और चीज जो रिकैप कर लेनी चाहिए वो फैज साहब का ट्रायल है, जिस तरह से वो हुआ। पीटीआई क्यों बैकफुट पर है, क्यों फील करते हैं कि हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे? उसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या है, वो इंटरनल उनका इशू है, वो करते रहे। नहीं, लेकिन इस पे वो कह तो रहे हैं खान साहब भी कि ओपन ट्रायल करें, मुझे मिलिट्री नहीं, वो कोर्ट्स तो में कह रहे पुश थे कि करने अगर की कोशिश है। मुझे शामिल करना है तो फिर ओपन ट्रायल करें, जाहिर है वो तो वो कहेंगे। पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज क्या थी उनकी? हमें क्या पता, मुझे तो मेरा तो जो तजुर्बा है फौज के साथ, पोस्ट रिटायरमेंट तो बंदा रिडेंडेंट ही होता है, मैंने तो नहीं देखा कोई पोस्ट रिटायरमेंट किसी की कोई। ठीक है, सुनते हो। तो इस पे अगर इस सारी सूरत हाल पे लॉयर्स मूवमेंट चलती है तो आपको नहीं लगता कि इतनी पोलराइजेशन में जब एक जलसा तहरीक इंसाफ ने किया और पर्चे और गिरफ्तारियां शुरू हो गई तो दोबारा से पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत राइज नहीं कर जाएगा? बहुत राइज कर जाएगा, यही तो अलमिया है पाकिस्तान का। हम तो हर प्रोग्राम में कह कह के मैं थक गया हूँ कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए, ठीक, बट अनफॉर्चुनेटली जब ताकत में होते हैं लोग, वो उनको नहीं लगता, उनको ज़रूरत नहीं महसूस करते, ठीक, और टेम्परेचर राइज करने का बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। इस वक्त आपने अभी देखें, आपने $600 मिलियन 16% के ऊपर जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड से आपने लिए हैं, सूद के ऊपर लिए हैं। फिर आप पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो चला रहे हैं, वो बेसिकली तो आप इंटरनेशनल उनके कर्जों पे जो है वो चल रहा है। सो पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन एज फार एज, और इसमें इतना ज़्यादा जो टर्मोइल है, इतना ज़्यादा जो एक फासले हैं, उससे एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो इससे एहतियात से नेविगेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ से जो गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने जो दावा किया उसमें किस हद तक हकीकत है और किस लेवल पर उनको इंगेज किया जा रहा है, और क्या तहरीक इंसाफ कुछ लचक दिखाएगी कि अगर उनसे कॉम्प्रहेंसिवली मुशावरत की जाए तो वो इस अमल का हिस्सा बन जाएं? इस पर बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अली साहब, ये बताइएगा, ये जो आइनी तरामीम का पैकेज था ये तो प्रोसीड नहीं कर सका, मौखिर हो गया है। राना साहब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में मंजूर करवाई जा सकती हैं तरामीम। तहरीक इंसाफ के जो रैंक्स हैं उनमें किस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी है कि कल को अगर आपसे मुशावरत होती है, बातचीत होती है, तो आप इस अमल का हिस्सा बन जाएं, या आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल गुंजाइश है ही नहीं कि ये हुकूमत जो भी आईनी तरमीम करना चाहेगी उस पर कोई डायलॉग नहीं हो सकता? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आप सबको और आपके तमाम नाज़रीन को ईद मिलाद नबी बहुत बहुत मुबारक हो, यौम विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुज़म्मिल साहब, हालात ऐसे हैं कि इस वक्त कुछ इश्यूज जब तक क्लैरिटी उस पर ना हो तब तक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाना अजीब सा ही लगता है। सबसे अहम बात तो मुज़म्मिल साहब यह है कि जो हाउसेज हैं जहां से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होनी है वो ही कंप्लीट नहीं है। खासकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो नुमाइंदगी है वो सेनेट में, जो हाउस ऑफ फेडरेशन जिसको कहते हैं, वो कंप्लीट नहीं है। फिर कौमी असेंबली में हमारी रिजर्व सीट्स कंप्लीट नहीं है, हमारी माइनॉरिटी सीट्स कंप्लीट नहीं है। ये तो हाउस के कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज हैं कि जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आप जो 2/3 की बात होती है कि हाउस की 2/3 होनी चाहिए, तो आपका तो हाउस ही कंप्लीट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कैसे कर सकते हैं? दूसरी चीज ये है कि जब तक इस मैंडेट का फैसला नहीं होता, देखिए हमारे हिसाब से तो ये जेली मैंडेट है
ओरिजिनल मैंडेट वाले तो बाहर बैठे हुए हैं। तो उस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें अभी तक उसको उठाया नहीं गया, उसका फैसला नहीं हो सका। इमरान खान साहब अभी तक जेल में है, वो बाहर नहीं आ सके। हमारे लिए दो अहम तरीन इश्यूज इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई, असीरान की रिहाई, और हमारी जो मैंडेट है उसकी वेरासिटी, उसकी हकीकत आश्कार करना है कौम के सामने कि असली मैंडेट किसका है, क्या इनको हक है हुकूमत बनाने का। तो उसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में होना है। तो ऐसे हालात में आप उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ चले जाएं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ही हैयत सारी बदल जाए, और जिस तरीके से बात लंबी हो रही है लेकिन जिस तरीके से ये अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई वो सारा आपके सामने है। सारे लोगों को अगवा कर लेना, उठा लेना, फिर पुरसरारियत, खामोशी, किसी को पता ही नहीं है। रात के 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, अमेंडमेंट्स के लिए जो जोड़ तोड़ हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हुकूमत को नहीं पता। फिर रात के 12 बजे के बाद हुकूमती वजीर कानून कहते हैं कि मुझे, और बिल्कुल यानी कि खुशी मनाते हुए कि मुझे अमेंडमेंट्स मिल गई हैं। तो भाई किधर से मिल गई? आप तो लॉ मिनिस्टर हैं, आप ही ने तो बनानी थी। तो ये सारी चीजें बड़ी अजीब है मुज़म्मिल साहब। ये बिल्कुल ऐसी सूरत में कोई इससे ये मुराद लें कि फिर इस पे कोई निगोशिएशन नहीं हो सकती, ये मतलब है आपका? क्रक्स ये है बात का? देखें, सियासत में हमेशा आप गुफ्तगू करते हैं। मैं ये नहीं कहता हम कोई गुफ्तगू का दरवाजा बंद कर रहे हैं, हम किसी इशू पे बात नहीं कर सकते या हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटीज होती हैं। इस वक्त अचानक ऐसा क्या हो गया है जब एक चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है और वहां चेंज ऑफ गार्ड्स होने हैं, और ऐसा क्या अचानक इमरजेंसी हो गई है कि वो जमात जिसकी हिस्ट्री रही है आईन की खिलाफ वर्जियां करना, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवाना, जजों को ब्लैकमेल करना, जजों को या तो अपने साथ चलाना या फिर उनको हर किसी तरीके से ओवरआउट करना, तो उनको अचानक सुप्रीम कोर्ट की, सुपीरियर जुडिशरी की फिक्र कैसे लग गई है? क्यों अचानक ये सारा कुछ हो रहा है? टाइमिंग बड़ी अहम है। इस वक्त जो कुछ फैसले सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में आए हैं, उसको क्या ये रोकने की कोशिश है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस लाने की कोशिश है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कम करके एक मुतवाजी एक और कोर्ट खड़ी करने की कोशिश है? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इन्होंने इसको करने का तरीका अपनाया। देखें, एक अच्छे काम करने का भी एक तरीकाकार होता है। आप आम लेजिस्लेशन करने से पहले भी लोगों को एतमाद में लेते हैं। आपने तो अपने पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में नहीं लिया, आपके तो अपने मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियंस को नहीं पता था। ये कितने वैसे मुज़म्मिल साहब पाकिस्तानी लेजिस्लेचर के लिए शर्म का मकाम है कि आईन पाकिस्तान में बड़ी तरामीम होनी जा रही थी, लेकिन जिन लोगों ने तरामीम करनी थी उनके सामने ड्राफ्ट नहीं था। हालांकि उसूल क्या है? उसूल ये है कि एक लॉ मूव हो जाएगा कौमी असेंबली के फ्लोर पे, वो वहां से भेज दिया जाएगा कायम कमेटी बराए कानून और इंसाफ, वहां उस पर महीनों हफ्तों डिस्कशन होंगी। वो ड्राफ्ट वो फिर वापस आके कौमी असेंबली में फिर उस पर डिस्कशन होगी, हर मेंबर के टेबल पे। नहीं, उसके ऊपर अली साहब कता कलामी की माजरत, उसके ऊपर मैंने भी जब 2-3 लोगों से मौकिफ लेने की कोशिश की हुकूमत में, तो जवाब यही मिला कि अगर ये बहुत पहले सरफेस कर जाता ड्राफ्ट तो हमें ब्लैकमेल होना पड़ता अपने एलाइज की तरफ से या दीगर पार्टियों की तरफ से, इसीलिए हमने ये सोचा कि 11th आवर पे ये काम किया जाए। ये तो बड़ी अजीब सी तावील है। कोई किसी के जाती घर का कोई नक्शा तो नहीं है कि आपने खामोशी से पास करा लेना, या ये कोई किसी मरीज के मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो आप पब्लिक नहीं करना चाहते, जो नहीं करने चाहिए, जो एक मरीज का हक है। ये तो कौम के लिए कानूनी तरमीम, आप आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। उसके लिए ये पार्लियामेंट किस लिए है? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए? रबर स्टैंप है ये, जो है रबर के गुड्डा गुड्डी बैठे हुए जिन्होंने सिर्फ सर हिलाना है। वैसे बने तो तकरीबन वही है जो हम लोगों की हैसियत है पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि 4-5 लोग ही पूरे पार्लियामेंट को चलाते हैं। किसी की जरूरत नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वहां पे अंदर कोई पार्टी के अंदर कोई उस पर वो डिबेट कर सकें। इतना तो उनको इतनी तो इज्जत दें कि जिनसे आपने वो आईनी तरामीम पास करवानी, उनको दिखा तो दें कि हुजूर इस पे आप मोहर तस्दीक सब कर रहे हैं। कल को आपकी दूसरी तीसरी नस्ल से जो पूछा जाएगा, जब वो शर्म से सर झुका रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने आने वाली नस्लों के सर शर्म से झुकाने हैं। यहाँ तो डिबेट होनी थी, यहाँ तो आर्ग्यूमेंट्स होने थे, यहाँ तो हर आदमी ने लीडर बनना था।
यहाँ पे जो आदमी लाखों वोट लेके आ जाता है वो भी एक लीडर है, उसकी भी एक राय है, वो बैठे उस पर अपना जहन लगाए, वो तजावीज दे कि नहीं ये तरमीम ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं वैसे होनी। इसीलिए तो दुनिया में कोई हमने अनोखी पार्लियामेंट पाल रखी है। कहते हैं ना आप पर तनकीद भी यही होती है कि आपके दौर में, मतलब खान साहब ने खुद कह दिया कि कॉल करनी पड़ती थी बिल पास करवाने के लिए, तो ये पहले से ही इनऑर्गेनिक तरीके से ये सब कुछ होता है। अनफॉर्चुनेट है, अब भी अनफॉर्चुनेट है, पहले भी अनफॉर्चुनेट था। लेकिन तनकीद तो यही होती है ना कि जब आपके पास ताकत थी तो रविश तो तब भी यही थी, उसमें फर्क क्या था इतना? क्या हमने मुस्लिम लीग नून के मेंबरान की खवातीन को खुदा न खास्ता अगवा करके उठवा के उनके मेंबरान को गायब करके बिल पास करवाए? ऐसा नहीं था। हाँ, आइडियली नहीं था। जो हमारे मेंबरान थे उनको जो है इंडिजिनसली ऑर्गेनिकली बिल्कुल पॉलिटिकल अंदाज से डील करना चाहिए था। मैं उस बात से इनकार नहीं करूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, लेकिन इतना ब्लेटेंट इस बार जो सारा कुछ हो रहा है ऐसे कभी नहीं था। और ये सारी चीजें एक तरफ रखे ना कतई नजर इसके, ये कोई चोरी तो नहीं हो रही थी ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी। अगर हम समझ लें कि हुकूमत अच्छा काम करने जा रही थी तो अच्छा काम भी रात की तारीकी में एक डाके या एक ब्रॉड डे रॉबरी जिसको कहते हैं उस तरह तो नहीं होता ना। आप एक आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फिक्र है, आईन की बड़ी फिक्र है, तो उसको फिर आप टेबल कीजिए। अगर देखें अगर कुछ गलत नहीं करने जा रहे उसको पब्लिक करने में क्या अमर माने था? इसका मतलब है कुछ ऐसा था जो आप अपोजिशन तो छोड़ें, मीडिया तो छोड़ें, अपने लोगों से शेयर करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऐसा क्या था? और क्या अभी भी वो सब पब्लिक हुआ है? क्या अभी भी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लोगों के पास है जो वो पास करने जा रहे थे? क्या करने जा रहे हैं? क्या आईन के अंदर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो माजी में एक तरफ एक वक्त ऐसा होता था कि आईन को मुअत्तल कर लिया जाता था, मार्शल लॉ आ जाता था, इमरजेंसी आ जाती थी, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट बैन ही डॉक्यूमेंट मुअत्तल हो जाता था लेकिन अंदर से वो ओरिजिनल रहता था। 73 का आईन इस बार तो सॉरी इस बार तो आप आईन को मुअत्तल किए बगैर, यानी हमारी ये हमारी कंसर्न है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन हमें ये लगता है कि इस बार बजाय इसके आईन को मुअत्तल किया जाए, एक मार्शल लॉ टाइप चीज लगाई जाए या एक इमरजेंसी लाई जाए, उसके बजाय आईन के अंदर ही इतनी बिगाड़ ले आओ कि 73 के आईन की वो शक्ली जो है सिविल लिबर्टीज जो है, बुनियादी राइट्स जो है, माइनॉरिटी राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स है, सबको डैमेज कर दो, इतना कर दो कि कोई सर उठाने के काबिल ना रहे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जो आईनी तरमीम का मुसवदा है उस पर तहरीक इंसाफ से अब भी बात हो रही है हमारी, और कोट अन कोट उन्होंने ये कहा कि पीटीआई भी ये समझती है कि इन तरमीम से बेहतरी आएगी, लेकिन वक्ती तौर पे अगर ये काम नहीं हो सका ये हमारी नाकामी नहीं है। तो वो तो ये इंदिया दे रहे हैं कि हो सकता है आप भी इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाएं। देखिए अभी तक तो जो हमारे 2 मेंबरान वहां बैठे हैं, जिस कमेटी में बैठे हैं, वो कमेटी आईनी तरामीम के लिए बनी ही नहीं है। वो कमेटी इसलिए बनी थी कि जब सानह 10 सितंबर हुआ और नकाबपोश अंदर आए और एमएनएस को अगवा किया गया, तो उस पर कमेटी बनी कि इस पार्लियामेंट को चलाने के लिए कोई मोडेलिटीज बने, कोई तरीक़ेकार मुरव्वज हो और इस वाक़े की भी तहकीकात हो और आइंदा के लिए ऐसा वाक़या ना हो, उस पर बात। आईनी तरामीम के लिए आपकी कमेटी होती है, कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ होती है, वहां एक प्रॉपर सिस्टम है। लेकिन इस वक्त तो इन आईनी तरामीम पे हुकूमत के साथ एंगेजमेंट की कोई इजाजत ही अभी इमरान खान साहब की तरफ से नहीं है। इस वक्त तो आईनी तरामीम की तरफ जाना हमारा एजेंडे पे ही नहीं है। इस वक्त तो सबसे नंबर 1 हमारा प्रायोरिटी लिस्ट पे इमरान खान असीरान की रिहाई है, चाहे कोई इसको सही कहे गलत कहे। कौम के लीडर को नाजायज जेल में रखा है, उसको बाहर आने दें, उसको सियासत का मौका होना चाहिए। आप उसकी सियासत से भले इख्तिलाफ करें, लेकिन वो एक पाकिस्तानी है, वो एक बड़ा लीडर है, उसको हक है अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखे, फिर अवाम चाहे उसको ले या ना ले। और दूसरा, इस मैंडेट का जो इतना बड़ा क्या इनका क्या ख्याल है कि महीने गुजर जाएंगे, कुछ वक्त गुजर जाएगा तो हम बात को भूल जाएंगे। तो मैंडेट का फैसला हो, इमरान खान साहब असीरान की रिहाई हो, उसके बाद जब देखें सिचुएशन नॉर्मल होगी, नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हम बैठेंगे, तो फिर हमने क्या करना है? हमारा काम ही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन देखिए ना अली साहब, इस सारे प्रोसेस में जो आप कह रहे हैं असीरान,
जी, आप कह रहे हैं असीरान की रिहाई होनी चाहिए, खान साहब को जेल से बाहर आना चाहिए, लेकिन जब तक वो नहीं होता तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस तो आगे बढ़ना चाहिए ना। आप अगर ये कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, सिविलियंस के पास ताकत नहीं है, तो उसका हल भी तो इसी पार्लियामान की तौकीर में इजाफा करना है। अगर आपको कोई इन्विटेशन मिलता है इस प्रोसेस का हिस्सा बनने में और आप ऐसी कंडीशन रखते हैं जो कि हुकूमत फिल फॉर कर ही नहीं सकती, तो फिर कॉपरेशन कैसे होगी? देखिए, हुकूमत की तरफ से ऐसा जेस्चर आना चाहिए कि उन मसाइल का हल चाहते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि मामलात को कारपेट के अंदर रख के बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा और यही असेंबली इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो ये असेंबली इस मौजूदा शक्ल में तो लेजिटिमेट नहीं है। ये तो लेजिटिमेट तब बनेगी जब इसमें ओरिजिनल जो आपके मैंडेट होल्डर्स हैं, जिनको वोट मिला है, जिनको वोट पड़ा है, वो यहां पे आएंगे। वो केसेस सारे पड़े हुए हैं, उनके फैसले नहीं हुए। आप एक जेली मैंडेट, अभी ये जो इन्होंने रहीम यार खान ने किया है कि हम जैसे लोगों को जाने की इजाजत तक नहीं थी। ये कैसा इलेक्शन था जिसमें वहां कैंडिडेट्स कैंपेन नहीं कर सकते थे? तहरीक इंसाफ का जो लीडर वहां आता था उसको या तो अरेस्ट करने की कोशिश की जाती थी या वहां वो जगह सील कर दी जाती थी। फिर आपने एक जेली तरीके से एक मेंबर की आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिस तरह रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी को जितवा के भेजा गया है। ये क्या तरीका है? तो ऐसे हालात में जब आप एक जेली मैंडेट से हुकूमत में आके बैठ गए, अब आप आईनी तरामीम करने बैठे हैं, पहले अपने आप को तो लेजिटिमाइज कीजिए, पहले अपनी मैंडेट को तो साबित कीजिए। आपके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में ये पलंदा पड़ा हुआ है, बड़ा पलंदा पड़ा हुआ है कि ये 17 सीटें जीत के ये लोग हमारे सर के ऊपर बैठे हुए हैं। देखें, अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड सब अपना रखेंगे, लेकिन ये कहना कि उन सब चीजों को ब्रश साइड कर दें, नहीं इमरान खान भी केसेस चलते रहेंगे, ओके चलो उसको भी चलने दो, नहीं मैंडेट का भी फैसला हो जाएगा, आओ हमारे साथ इस्लाहात करो। कौन से इस्लाहात करो भाई? पहले अपना तो साबित करो कि आपका ओरिजिनल मैंडेट है। वो कहां से साबित होगा? वो सुप्रीम कोर्ट से साबित होगा, जिसके ऊपर ये पिछली रात उन्होंने जो है इल्गार की है। ठीक है, और ये बताइए कि इस पे मौलाना साहब का जो स्टांस रहा कि हमने तो ये भी सुना है कि कुछ दोस्त ममालिक से भी उनको कॉल्स करवाई गई ताकि उनको परसुएड कर लिया जाए, नहीं हुए फिलहाल वो, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी नंबर 1, और नंबर 2 ये कि अगर कल को मौलाना साहब की तरफ से आपको रिक्वेस्ट आती है कि इस प्रोसेस का हिस्सा बने, तो आप उसको भी उसी तरह लेंगे जिस तरह नून लीग की तरफ से बातचीत करने की ऑफर होती है? देखिए, इससे जो अवाम से दूर होगा वो पाकिस्तानी सियासत से दूर होगा। अवाम इसको क्या चाहते हैं? अवाम इस हुकूमत को नहीं चाहते। अवाम क्या चाहते हैं? अवाम ये चाहते हैं कि भाई हमने एक वोट दिया है, हमने सही दिया है, गलत दिया है, सही लोगों को दिया, गलत लोगों को दिया है, हमारे वोट पे हुकूमत बननी चाहिए। सिंपल इज दैट। अगर डेमोक्रेसी में तो यही है, मेजॉरिटी की जो राय है उस पर हुकूमत बननी चाहिए। अब अगर किसी कुछ लोगों को पसंद नहीं है, कहीं कुछ लोग बैठ के ये फैसला करते हैं कि नहीं अली मोहम्मद नहीं मुजम्मिल को लगाओ, क्यों भाई लगाओ? हुआ रही हो, आपको किसने अथॉरिटी दी है? आपकी अपनी एक काम है, आप अपना वो काम कीजिए। जो अवाम का काम है, अवाम ने एक फैसला किया है, क्यों नहीं फैसला सुप्रीम कोर्ट का इंप्लीमेंट होता है? इलेक्शन कमीशन के क्या स्टेक्स हैं? इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो इंप्लीमेंट करे। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको डायरेक्शन दी है, आप तो किसी के भी नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट या आर्मी या कोई और इदारा, ये तो ना पीटीआई का, नून का, कुछ किसी का नहीं है, ये तो रियासत के इदारे। आप रियासत आईन पे चलती है। अब आईन को हमने अपने घर की जो है वो खुदा न खास्ता एक लफ्ज है कि बांदी बना दिया है। आईन को हमने अपना एक लोंडी बना दिया है कि जो हमें सूट करता है उसको इंप्लीमेंट करो, जो सूट नहीं करता चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसको इंप्लीमेंट ना करो। देखिए, हमने पहले फैसले ये करना है कि मुल्क को चलाना कैसा है, अपनी मर्जी से या आईन पे। सही। अली साहब, मुझे ये बताइए कि अब गोइंग फॉरवर्ड, अब चूंकि हुकूमत ये कह रही है कि अक्टूबर में दोबारा इस तरमीम को हम ला सकते हैं, दौरा है शहबाज शरीफ साहब का अमेरिका का उसके बाद, तो अगर उस सूरत हाल में आप ये देखते हैं कि प्री कंडीशंस ये थी कि डायलॉग नहीं हुआ, ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा, एलाइज को नहीं मालूम, अता तारड़ साहब कह रहे हैं मेरे पास ड्राफ्ट नहीं आया 11th आवर तक, अगर ये सारी प्री कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, तब हम ये सोच सकते हैं कि ये जो नकात वो पेश कर रहे हैं वो इतने प्रॉब्लमेटिक हैं कि आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, जिस तरह से तहरीक इंसाफ कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत कायम करने की कोशिश की जा रही है। तो आपका मसला ये तरामीम में मौजूद नकात हैं, या हुकूमत का तरामीम पेश करना है, या मुशावरत ना होना है? इन तीनों में से मसला स्पेसिफिकली है क्या? देखिए, पहले ओरिजिनल ड्राफ्ट शेयर किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। हम अपने सबसे बड़े लीडर जनाब इमरान खान साहब से इस पर मशवरा भी करें, वो इस पर फिर जो इजाजत देते हैं कि क्या इस पर एंगेज करें भी कि ना करें,
उस हुकूमत के पास जिसके पास मैंडेट नहीं है आईनी तरामीम का, क्या उनके साथ इस पे हम एंगेज भी करें या एंगेज ना करें? लेकिन वो तब होगा जब कुछ चीज तो सामने आए और उसके करने का एक तरीकाकार होता है। आप एक दूसरी बेशुमार कानून साजियां होनी नहीं, आप असेंबली में पुट करते हैं, वो कमेटी में जा रही, तो इसमें क्या मरमाने था? इतनी सीक्रेसी कि हुकूमती वज़रात तक को पता नहीं था। मतलब है कि कुछ ऐसा आपसे करवाने जा रहे थे कि अगर वो पब्लिक हो जाता तो शायद आप मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। ऐसा तो फिर काम ही नहीं करना चाहिए। ये आईनी पाकिस्तान है, ये किसी के घर का जाती काम तो नहीं है जिसको आप जैसे जिए आए आप उसको देखें। आईन बड़ी मुश्किल से बनता है। इस आईन बनते बनते पाकिस्तान आधा टूट गया था। हम आईन प्रॉपर नहीं बना सके, आधा मुल्क हम गवा गए। खुदा करके हमें आईन मिला है और उस आईन पे हमने अमल कितना किया है वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जस्ट अ बंडल ऑफ पेपर्स ऑन व्हिच नोबडी इज इंप्लीमेंटिंग देम। एटलीस्ट वी हैव दैट बंच ऑफ पेपर, एटलीस्ट वी हैव दैट डॉक्यूमेंट विद अस व्हिच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कम से कम कुछ है तो सही। अब उसको ऐसे हैफाजत तरीके से आप उसका भी हुलिया बिगाड़ के रखते हैं। बाकी देखें, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एवरीबॉडी नोज दिस। कॉन्स्टिट्यूशन आईन पाकिस्तान हो या किसी भी मुल्क का आईन हो, एक किताब नहीं चेंज हो सकती जो हमारी इलाही किताब है कुरान करीम। बाकी तो सारी इंसानी चीजें हैं, उसमें चेंजेस आनी चाहिए, ये वक्त का तकाजा है। लेकिन उसको करने के तरीके होते हैं। जब आप एक अच्छे सही काम को गलत तरीके से करेंगे तो आईब्रोज रेज होंगे और लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। बिल्कुल, मतलब प्रोसेस जो है वो मसला है और उजलत में ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कस कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।